India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। वोट के लिए रिश्वत लेने वाले सांसद और विधायकों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सवाल को 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा। क्या संविधान के अनुच्छेद 105 की उपधारा 2 और 194 उपधारा 2 के तहत विधायकों को मिली कानूनी छूट उन्हें रिश्वत लेने के आरोप में मुकदमा चलाने से बचाती है? 1998 का पीवी नरसिम्हा राव केस फैसला सांसदों को मुकदमे से छूट देता है। इस फैसले में ये कहा गया कि छूट केवल तभी बढ़ाई जाएगी जब सांसद विधायक वो कार्य करेंगे जिसके लिए उन्हें रिश्वत ली है। सदन में वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लिया है। सदन में वोट के लिए रिश्वत में शामिल सांसदों विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से छूट पर सुप्रीम कोर्ट फिर से विचार करेगा। 5 जजों की संविधान पीठ ने 1998 के पीवी नरसिम्हा राव मामले में अपने फैसले पर फिर से विचार करने का फैसला किया है। मामले को 7 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया गया है। सदन में वोट के लिए रिश्वत में शामिल सांसदों विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से छूट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये राजनीति की नैतिकता पर प्रभाव डालने वाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कोर्ट ये तय करेगा कि अगर सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेते हैं तो क्या तब भी उन पर मुकदमा नहीं चलेगा। 1998 का पीवी नरसिम्हा राव केस फैसला सांसदों को मुकदमे से छूट देता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इसी फैसले को दोबारा विचार करने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे राजनीति की नैतिकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार से वोट के बदले नोट जैसे मामलों के आरोपी सांसदों की मुश्किलें बढ़ सकती है। पीवी नरसिम्हा राव के फैसले में कहा गया था कि सांसदों और विधायकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(2) और अनुच्छेद 194(2) के अनुसार संसदीय वोट और भाषण के संबंध में रिश्वत के मामले में अभियोजन से छूट प्राप्त है। हालांकि इसमें ये भी कहा गया था कि छूट केवल तभी बढ़ाई जाएगी जब सांसद विधायक वे कार्य करेंगे जिसके लिए उन्होंने रिश्वत ली है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी विधायक ने किसी विशेष उम्मीदवार को वोट देने के लिए रिश्वत ली लेकिन बाद में आगे न बढ़ने का फैसला किया और किसी और को वोट दिया तो उन्हें छूट दी जाएगी। मौजूदा मामला झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्य सीता सोरेन से जुड़ा है, जिन पर 2012 में राज्यसभा चुनाव में एक विशेष उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए रिश्वत लेने का आरोप था। इसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। इसे चुनौती देते हुए सोरेन ने इस आधार पर झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की कि उन्हें संविधान 1950 के अनुच्छेद 194(2) के तहत छूट प्राप्त है, जो इस बात पर विचार करता है किसी राज्य के विधानमंडल का कोई भी सदस्य विधानमंडल में उनके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत के समक्ष अपील पर सुनवाई के दौरान पीवी नरसिम्हा राव के फैसले पर भरोसा जताया। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। दरअसल आदेश के तहत कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक को आदेश दिया था कि वो तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक पानी जारी करे। प्राधिकरण ने 18 सितंबर को यह आदेश दिया था और आदेश के तहत कर्नाटक को 28 सितंबर तक तमिलनाडु को पानी देना था। हालांकि सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे कर्नाटक ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां से अब कर्नाटक सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण के आदेश में कोई भी हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण को हर 15 दिन में बैठक करने का निर्देश दिया। कावेरी जल विवाद बीते दिनों उस वक्त फिर चर्चा में आ गया जब तमिलनाडु सरकार ने कर्नाटक से अपने जलाशय के जल में से
24,000 क्यूसेक पानी प्रतिदिन देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं कर्नाटक का कहना है कि इस बार कम बारिश की वजह से राज्य को सूखे जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और इस वजह से कर्नाटक ने पानी छोड़ने में असमर्थता जताई थी। कावेरी नदी को पोन्नी कहा जाता है। ये दक्षिण पश्चिमी कर्नाटक के पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ये नदी कर्नाटक से तमिलनाडु राज्यों में होकर पुडुचेरी से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी जल विवाद आजादी से पहले के 2 समझौतों 1892 और 1924 के चलते है। इन समझौतों के तहत किसी भी निर्माण परियोजना जैसे कावेरी नदी पर जलाशय के निर्माण के लिए ऊपरी तटवर्ती राज्य को निचले तटवर्ती राज्य की अनुमति लेना जरूरी है। साल 1974 में कर्नाटक ने तमिलनाडु की सहमति के बिना पानी मोड़ना शुरू कर दिया और जिससे दोनों राज्यों में पानी को लेकर विवाद हो गया। इस मुद्दे को हल करने के लिए साल 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। इधर सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग ने अंडरटेकिंग दिया कि वो ई रोल में रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 और 6B पर स्पष्टीकरण परिवर्तन जारी करेगा, जिसमें नए मतदाता सूची प्रमाणीकरण के उद्देश्य से मतदाता का आधार नंबर का विवरण आवश्यक है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ को चुनाव आयोग की ओर से पेश सीनियर वकील ने ये भी बताया कि मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन संशोधन नियम 2022 के नियम 26B के तहत आधार संख्या जमा करना अनिवार्य नहीं है। ई रोल में रजिस्ट्रेशन के लिए चुनाव आयोग फॉर्म 6 के मुद्दों को इंगित करने वाली याचिका में ये वचन दिया गया। चुनाव आयोग की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सुकुमार पट्टजोशी ने एडवोकेट अमित शर्मा के साथ कहा कि मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में लगभग 66 करोड़ 23 लाख आधार नंबर पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। ये जोड़ा गया कि मतदाताओं के पंजीकरण संशोधन नियम 2022 के नियम 26B के तहत आधार नंबर जमा करना अनिवार्य नहीं था। इसीलिए चुनाव आयोग उस उद्देश्य के लिए पेश किए गए फॉर्म में उचित स्पष्टीकरण परिवर्तन जारी करने पर विचार कर रहा है। चुनाव आयोग द्वारा दिए गए वचन के आधार पर न्यायालय ने रिट याचिका का निपटारा कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से आधार नंबर को चुनाव ID कार्ड से जोड़ने के लिए जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा मतदाताओं का पंजीकरण संशोधन नियम 2022 अधिसूचित किया गया। फॉर्म 6B आवेदन पत्र है, जिसके द्वारा मतदाता सूची प्रमाणीकरण के उद्देश्य से आधार नंबर को सूचित कर सकता है। ये नियम चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार तैयार किए गए थे, जो आधार और मतदाता कार्ड को स्वैच्छिक रूप से जोड़ने का प्रावधान करता है। झारखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य सरकार और पुलिस महानिदेशक को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पुलिस स्टेशंस में लगे सीसीटीवी कैमरे कम से कम 18 महीने तक डेटा संग्रहित करें। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने ये देखने के बाद आदेश पारित किया कि पुलिस स्टेशंस पर सीसीटीवी कैमरों के उचित रखरखाव के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसीलिए अदालत ने डीजीपी को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और कोई भी हिस्सा खुला न रहे। इसमें कहा गया है कि इन सीसीटीवी को 3 महीने के भीतर सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं, पुलिस स्टेशन के मुख्य द्वार, सभी लॉकअप, सभी गलियारे, लॉबी या रिसेप्शन क्षेत्र, सभी बरामदे, आउट हाउस, इंस्पेक्टर के कमरे, सब इंस्पेक्टर के कमरे, लॉकअप रूम के बाहर का क्षेत्र, स्टेशन हॉल, पुलिस स्टेशन परिसर के सामने, बाहर शौचालय, ड्यूटी अधिकारी का कमरा, पुलिस स्टेशन का पिछला हिस्सा आदि में स्थापित किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि झारखंड राज्य और पुलिस महानिदेशक झारखंड ये सुनिश्चित करेंगे कि स्थापित उपकरण 18 महीने तक डेटा संग्रहित करने में सक्षम हो। इसने फ्लैट्स की खरीद और ऋण पर विवाद से संबंधित एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश पारित किए। मामले में आरोप चेक के कथित अनादर से भी जुड़े हैं। इस संदर्भ में कोर्ट ने जुलाई में पुलिस को संबंधित तारीखों के लिए बैंकमोर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने का निर्देश दिया था। हालांकि बाद में पुलिस ने कहा कि फुटेज उपलब्ध नहीं है क्योंकि सिस्टम केवल 10 दिनों का डेटा स्टोर करता है। कोर्ट ने राज्य और डीजीपी को 18 दिनों की भंडारण क्षमता वाले सीसीटीवी कैमरों की स्थापना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
इधर संसद के विशेष सत्र के दौरान सरकार अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 या एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 भी पास कराएगी। इस विधेयक के माध्यम से सरकार लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 को निरस्त और अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करना चाहती है। सरकार ने इसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के साथ सलाह मशवरा भी किया है। बिल में दलालों पर लगाम लगाने का प्रावधान है। विधेयक पास होने के बाद अधिवक्ता अधिनियम 1961 में ही लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 की धारा 36 के प्रावधानों को शामिल कर दिया जाएगा। तो आखिर क्या है अधिवक्ता संशोधन विधेयक, इसके बारे में जानकारी देंगे इंडिया लीगल के हमारे वेब रिपोर्टर। देखिए इस रिपोर्ट को। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने मैंडेट में DLF गायत्री डेवलपर्स के अगेंस्ट सेक्शन 4 ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002 के अंडर कंप्लेंट डिसमिस कर दी। इस केस में इन्फॉर्मेंट ने एक रेसिडेंशियल प्लॉट बुक की थी जिसमें डिलीवरी और पोजेशन करने में डेवलपर के साइड से डिले हुई थी और साथ ही साथ एज पर द इन्फॉर्मेंट इसमें क्लब अग्रीमेंट दिया गया था जिसमें कुछ ऐसे क्लॉजेस थे जो कि डिस्क्रिमिनेटरी थे, यानी कि भेदभाव वाले थे। और इस पूरे मामले को डेवलपर ने आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करने का प्रपोजल भी रखा। हालांकि 2020 में इन्फॉर्मेंट ने इस चीज पे कंज्यूमर कंप्लेंट भी कर दी और यहाँ पे डिलेड पोजेशन एंड आर्बिट्ररी चार्जेस रीजन थे। इस केस को देखते हुए आफ्टर एग्जामिनेशन यहाँ पे कमीशन ने ये कहा इस प्लॉट जैसे और भी बहुत सारे प्लॉट्स हैं जिसकी सिमिलर अम्यूनिटीज ही होती हैं। और इस केस को देखते हुए कमीशन ने ये डिसाइड किया और ये ऑब्जर्व किया कि डेवलपर रेलेवेंट मार्केट में किसी भी तरह की डोमिनेंट पोजीशन होल्ड नहीं करता है एंड सेक्शन 4 ऑफ द कंपटीशन एक्ट के थ्रू यहाँ पे कोई भी केस नहीं एग्जिस्ट करता है। चले कोर्ट्स राउंडअप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.